सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार और एंजल वन के राजेश भोसले। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। आपके पास आऊँ उससे पहले बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं। तो बाजार की जो आज क्लोजिंग हुई है, निफ्टी की 25,212 के लेवल पे हल्की तेजी यहाँ पे दिखेगी, लेकिन दिन के लोअर लेवल से देखेंगे तो ठीक ठाक रिकवरी निफ्टी में भी दिखी है। बैंक निफ्टी 162 अंकों की तेजी के साथ 97,168 अंकों की मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर में आज अगर तेजी कहाँ सबसे ज़्यादा थी तो सरकारी बैंक्स, एसबीआई लीड कर रहा था, करीब 2% की तेजी। पूंजी जुटाने की खबर के बाद से तेजी और बढ़ी। इसके अलावा बाकी पीएसयू बैंकों में भी ठीक ठाक तेजी थी। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स, दिग्गज आईटी कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, विप्रो के कल नतीजे भी आने वाले हैं, वहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। रियलिटी शेयरों में अच्छी मजबूती थी। चुनिंदा ऑटो शेयर्स काफ़ी तेज थे, लेकिन आज दबाव था मेटल्स पर और चुनिंदा फार्मा शेयरों पर, जहां दबाव देखने को मिला। चलिए अपने मेहमानों से भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। स्नेहा, आप बताइए बाजार पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपकी राय क्या है? देखिए, बाजार पे थोड़ा सा मार्केट में इन्वेस्टर्स कॉशियसली बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी जो यूएस के साथ ट्रेड डील, मिनी ट्रेड डील वो पेंडिंग है। तो जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक मार्केट थोड़ा कॉशियसली बिहेव करेगा। प्लस अर्निंग सीजन भी जो स्टार्ट हुई है लास्ट वीक, सो अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स अभी तक जो अनाउंस हुए तो ऐसे मिक्स बैग जैसे ही है। तो काफी स्टॉक सिलेक्टिव आपको एक्शंस देखने को मिलेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ग्लोबल लेवल पे जो यूएस के कल जो डेटा, इन्फ्लेशन डेटा आया है, सो उससे लोगों को वापस एक नर्वसनेस है कि शायद यूएस फेड वापस रेट कट डिले कर दे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि कंसर्न्स दर्शा रहा है इन्वेस्टर्स का। तो मार्केट हो सकता है कि एक रेंज बाउंड दायरे में ही ट्रेड करता रहे इन द नियर टर्म। अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल्स, बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल्स में आज एसबीआई की फंड रेजिंग के न्यूज़ के बाद एक हमने पीएसयू बैंक्स में काफ़ी पॉजिटिव एक्शन देखा है। बट ओवरऑल अगर नतीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पीएसयू बैंक्स के नतीजे काफ़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेड है ये क्वार्टर। उल्टे प्राइवेट बैंक्स जो स्पेशली जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पे कुछ अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लार्ज प्लेयर्स के साथ ही स्टिक करिए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, और अगर पीएसयू प्ले करना है तो उसमें एसबीआई बैंक पे ही स्टिक करें। ये सलाह आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी दर्शक हमें अभी देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए, आप अपने सवाल भेज सकते हैं, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, और जो भी शेयर्स आपने खरीदा है किस भाव पे खरीदा है और आपका नज़रिया कितना है, लंबी अवधि का नज़रिया है या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, ये भी ज़रूर मेंशन आप कीजिएगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक एक करके सवालों के जवाब लेते हैं। पहले दर्शक है आशुतोष कुमार हैं। इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। 35 शेयर हैं इनके पास 834 रुपए के भाव पर। मुझे बाइंग प्राइस तक इसे आने के लिए कितने दिनों तक रुकना चाहिए? अनुज जी, इनको आप बताइए। राजेश जी, माफ कीजिएगा, राजेश जी आप बताइए कि आशुतोष जी को क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? अभी तो इनको नुकसान हो रहा है करीब करीब 5,425 रुपए का। क्या इन्हें बने रहना चाहिए टाटा मोटर्स के साथ? देखिए, टेक्निकली अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कोई मेजर ट्रैक्शन इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप जून से ही देखें तो एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे नीचे में 660 और ऊपर में 740 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 650-640 के रेंज में। बट इस स्टॉक में जो है मोमेंटम तभी पकड़ेगा जब ये 740 के लेवल्स क्रॉस करेगा। ये इसका 200 डीए में है, एंड हम देख रहे हैं कि लास्ट 6 महीने से 740 पे 2-3 बार स्ट्रगल किया। तो जब तक 740 क्रॉस नहीं
करता, इस स्टॉक में ब्रॉडर अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। अब तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 640 का स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में 740 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 740 क्रॉस करता है उसके बाद इनकी जो बाइंग रेंज है 840 की, तो वो रिटेस्ट हो सकती है। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ। 140 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह राजेश जी की तरफ से आपको दी गई है। अगला दर्शक है हमारे साथ राजा हैं, इन्फो एज के 20 शेयर हैं इनके पास 1350 रुपए के भाव पर, और करंट भाव इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए? इन्फो एज में बने रहें या निकल जाना चाहिए? वो एज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली ही आईटी सेक्टर में हायरिंग वापस थोड़ा सा मोमेंटम पिक किए है, और इनके जो बाकी जो सेगमेंट्स है, एक आपका शादी.com और एक जो इनकी रियल एस्टेट है, दोनों ही डिवीजन अभी है ना कहते हैं हाल फिलहाल में ही प्रॉफिटेबल टर्न हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के अगर नज़रिए से आप होल्ड कर रहे हैं तो इसमें बने रहिए, बट अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी ओवरऑल आईटी क्षेत्र के हायरिंग को लेके थोड़ी सी कॉशियसनेस है। तो ये नियर टर्म में शायद हो सकता है कि कंसोलिडेट ही करे। तो आपका क्या रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रहने की सलाह यहाँ पे स्नेहा जी की तरफ से आ रही है। निरंजन है अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब के जरिए। आईटीडी सीमेंटेशन के 300 शेयर है इनके पास, 532 रुपए 50 पैसे के भाव पर है। लॉन्ग टर्म के लिए वेट करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या करना चाहिए राजेश जी इनको आईटीडी सीमेंटेशन में? देखिए, अगर आप मई से ही देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक शार्प रन आ चुका है, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड फिर वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 950 का जो है एक हाई बना था एंड फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखें तो इसका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो भी, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो भी ब्रीच हुआ है। तो नियर टर्म में एक फर्दर प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड है, पॉसिबली टुवर्ड्स 765। तो फिलहाल सलाह ये होगी कि अभी के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, बट वापस 765 750 का रेंज आता है तो वहाँ पे री एंटर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है तो एग्जिट करना बेटर होगा। बबलू पाटीदार हैं, मझगांव डॉक के 47 शेयर हैं उनके पास, 3425 रुपए के भाव पर। जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए? अभी इनको लॉस हो रहा है करीब करीब 15,000 रुपए का। करंट भाव है 3107 का, 3425 इनकी खरीद भाव है। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए मझगांव डॉक में? देखिए, मज़गांव डॉक एक काफ़ी क्वालिटी शिपिंग कंपनी है, और गवर्नमेंट की जो ऑर्डर अनाउंसमेंट्स जो आ रही है, मैंने ओवरऑल डिफेंस स्पेस में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली ऑर्डर्स अनाउंस कर रही है, एंड एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी हाई है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरी दुनिया ने हमारे ओवरऑल सब वेपन्स और वेपन्स को देखा है, तो उसके बाद से डिमांड एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी खुल गई। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्टॉक रन अप कर गया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें मेरी सलाह रहेगी कि आप बने रहिए। तो व्यू से आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। मझगांव डॉक को लेकर ये सलाह है बबलू जी के लिए। अगले दर्शक है कुलविंदर कौर हैं, एनएचपीसी के 748 शेयर हैं इनके पास, 85 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए राजेश जी इनको? एनएचपीसी 85 की खरीद है, करंट मार्केट प्राइस है 88.5 रुपए के ऊपर। फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। स्टॉक जो है एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है एंड काफी समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 80 के आसपास एक हायर बॉटम बना है और 200 डीएमए भी प्लेस्ड है, तो 80 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टर्म पे अगर अपसाइड देखें तो 91 का हर्डल होगा एंड 91 एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी है, तो 91 का इमीडिएट हर्डल होगा, बट अगर 91 भी क्रॉस करता है तो पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 3 डिजिट्स 100 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, नीचे में 80 का स्टॉप लॉस रखिए।
तो 80 का स्टॉप लॉस रखें, 91 पहला हर्डल है, अगर वो क्रॉस करता है तो ट्रिपल डिजिट में भी जाने की संभावना, यानी 100 के ऊपर जाने की भी संभावना फिर बनेगी। मयंक है, अगले दर्शक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के 200 शेयर है इनके पास, 3010 रुपये में लिया था, अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए? करे 3000 रुपये के आसपास की खरीदारी है, 200 शेयर है इनके पास, अभी काफ़ी लॉस हो रहा है क्योंकि स्टॉक अभी तो आज भी काफ़ी गिरा है, आज भी 2% से ज़्यादा की गिरावट थी, 2600 के आसपास आ चुका है, बने रहने में फ़ायदा है क्या? देखिए, गार्डन रीच की भी बात करें तो वो मज़गाओ डॉक जैसी ही शिपिंग कंपनी है। अगेन इसमें भी आपने एक शार्प मूव देखा था कुछ टाइम पहले, तो उसके बाद ये स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं और ये ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर शिपिंग कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है। ये जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है, अब आपका नजरिया कैसा है उस पर डिसाइड करके आपको, अगर आप लंबे नजरिए से इसमें घुसे हैं तो आप इस लेवल पे एवरेज करके इससे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं। बट गार्डन रीच और मज़गाओ डॉक के बीच में मैं मज़गाओ डॉक सजेस्ट करूंगी, जहां पे फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल है कंपेयर टू गार्डन रीच। तो अगर आपको चुनना ही है तो मज़गाओ डॉक चुन सकते हैं, इन दोनों के बीच में अगर डिसाइड करना है तो ये सलाह स्नेहा जी की तरफ से आ रही है। शाहिद है मुंबई से, ओला इलेक्ट्रिक के 200 शेयर है इनके पास, 98 रुपये 50 पैसे के भाव पर, इनका शॉर्ट से मीडियम टर्म का नज़रिया है। राजेश जी, क्या करना चाहिए? कल तो एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जो तेजी बनी थी वो तेजी फिर से गायब हो गई है, फिजल आउट हो गई है। आज 4% की गिरावट के साथ ओला इलेक्ट्रिक बंद हुआ है, आगे की राह कैसी दिख रही है ओला की सर? जी देखिए, अंडर परफॉर्म कर रहा है जब इसे लिस्ट हुआ है। कोई भी बाउंस में जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड ही सलाह होगी, बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। ऊपर में अगर आप देखें तो जब भी बाउंस आ रहा है तो 89 ईएमए के ऊपर मतलब स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक ये 89 ईएमए क्रॉस नहीं करता, जो अराउंड 50 के आसपास है, जब तक 50 क्रॉस नहीं करता, इसमें ब्रॉड बेस अपमूव नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये राय राजेश जी की तरफ से दे दी गई है। हालांकि नुकसान काफ़ी हो रहा है, इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान कराया है। चलिए, आलोक सिंह है, अगले दर्शक है, बजाज हाउसिंग के 1100 शेयर है इनके पास, 137 रुपये के भाव पर। इनका कहना है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए? स्नेहा जी, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग में? बजाज हाउसिंग एक बहुत क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके कल नतीजे थोड़े वीक आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। और लेकिन ये कंपनी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं। आरबीआई ने जो रिसेंट रेट कट्स अनाउंस किए, ऑलमोस्ट 100 बिप्स की जो रेट कट अनाउंस किए, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ग्रेजुअली सेकेंड हाफ से दिखाई देगा, जहां पे ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज उस समय फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे पेशेंटली होल्ड करिए। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन दौर से गुजर रहा है एंड एक क्वालिटी स्टॉक है, जिसे अगर आप चाहे तो लंबे 2-3 साल के नजरिए से भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर निकल कर आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अर्ग शाह हैं, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के 19 शेयर इन्होंने लिए हैं, 5580 रुपये के भाव पर। एक महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं, 5950 तक तो पहुंच चुका है, फायदे में है, क्या करना चाहिए यहाँ पे राजेश जी इंटरग्लोब एविएशन में? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट एक महीना बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। बायस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक जो है 6200 के लेवल्स भी रीटेस्ट कर सकता है। अगर एक महीने के हिसाब से अगर होल्ड कर रहे हैं तो नीचे में 5800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिवनेस आ सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉसिबली स्टॉक जो है 6150 से 6200 लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 6200 के आसपास जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है हमारी खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का।
राजेश जी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आपकी तरफ से क्या सलाह है आज के लिए? जी, एक काउंटर पावर सेगमेंट से मैं देना चाहूंगा। टाटा पावर में काफी समय के बाद एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मई से ही स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करा था, 200 डीएमए के आसपास स्ट्रगल करा था, बट आज इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक डायमंड पैटर्न फॉर्मेशन डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो 404 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर बाय कर सकते हैं, एंड यहाँ से जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 434 के। दूसरा जो बाय काउंटर है वो है ऑटो स्पेस से। देखिए, आज मॉर्निंग में एक कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस था, एंड वहाँ पे ऑटो स्पेस में भी वीकनेस था, बट सेकेंड हाफ में ऑटो स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, एंड M&M में एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को दिखाई दे रहा था। तो 3110 के स्टॉप लॉस से M&M को बाय करना है। नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो स्टॉक है 3350 लेवल्स तक जा सकता है। तो M&M और टाटा पावर, ये दो आपकी टॉपिक वीआईपी शेयर वाले सेगमेंट में। स्नेहा जी, आपकी टॉपिक क्या है वीआईपी शेयर के तौर पे? आज आप क्या सलाह दे रही हैं हमारे दर्शकों को? मेरी पहली पिक है बायोकॉन। तो बायोकॉन को जो आज यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है उसके कर्स्टी ड्रग के लिए, जो कि एक फर्स्ट इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर टू नोवलॉग ड्रग है। उसकी मार्केट पोटेंशियल ऑलमोस्ट $2 बिलियन है, बिकॉज लास्ट ईयर CY24 में नोवलॉग की एनुअल सेल्स उतनी थी, पर क्योंकि नोवलॉग की ओवरऑल सप्लाई शॉर्टेजेस है, तो उसके कारण इस प्रोडक्ट को, बायोकॉन के इस प्रोडक्ट को जो अप्रूवल मिला है, उससे बायोकॉन के ओवरऑल अर्निंग्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज एक ये बड़ा मार्केट है यूएस का। तो एंड बायोकॉन के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि ना कहते हैं न्यू लॉन्चेस अभी लाइमलाइट में है। इनफैक्ट रिसेंट में न्यू लॉन्चेस जेनरिक सेगमेंट में काफ़ी आएंगे, और कुछ है ना कहते हैं ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। सो बायोकॉन मेरी पिक रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 430। मेरी दूसरी पिक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया के साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे वो कुछ की रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करेंगे। तो ये कोरोमंडल जैसे प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर हम कोरोमंडल की बात करें तो मॉनसून इस बार काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है, जिससे कि जो फर्टिलाइजर की डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, एंड इन्वेंट्री लेवल्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, और जो ओवरऑल एग्रोकेमिकल प्राइसेस है वो भी काफ़ी स्टेबल है। तो ये सब पॉइंट्स पॉजिटिव है कोरोमंडल के लिए, एंड FY26 में काफ़ी अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% प्लस। तो इसको आप देख सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 2750। ओके, तो बायोकॉन और कोरोमंडल इंटरनेशनल आपकी तरफ से आ गई हैं। शुक्रिया स्नेहा जी आपका, राजेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अपनी रिसर्च के जरिए गाइड किया कि वीआईपी स्टॉक्स कौन से हैं, और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के आपने जवाब भी दिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी यहाँ पे खबरें चलती रहेंगी, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।